गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं इस वीडियो में आपको फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस सेक्शंस। अगर आप भारत के जितने भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनमें से किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इमरजेंसी से रिलेटेड प्रश्न जरूर रहेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार का झंझट और किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं है, कोई भी ऐड नहीं मिलेगा। चलिए, मैं इस वीडियो में आपको इमरजेंसी प्रोविजंस से बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं और इसके जो तथ्यात्मक पहलू हैं उसको स्पष्ट करूंगा। और ये जो वीडियो है जनरली यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन और भी एग्ज़ाम्स चाहे वो पीसीएस हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी और भी हैं उसके लिए ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डीलिंग। देखिए, आपातकाल अर्थात इमरजेंसी सुन के ही एक डरावना सा कुछ पिक्चर आपके दिमाग में आता होगा। जी नहीं, ये इतना भी डरावना नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हमें हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस एक शासनकाल रहा था हमारे इंदिरा गांधी शासन के काल में। 1975 की कहानी आपको पता होगा। चलिए, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इतिहास जो कुछ रहा अब आज भारत के संविधान उसके बारे में क्या कहता है। देखिए, संविधान का जो भाग है जो है 18, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन का एक बेहतरीन पर्दा खुलता है। देश की संप्रभुता हो, एकता हो, अखंडता हो, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करनी हो, संविधान की सुरक्षा करनी हो, इसके लिए ज़रूरी है कि संघ का मजबूत होना जरूरी है, केंद्र का एक मजबूत ढांचा होना जरूरी है। इसलिए आपको पता होगा भारत का जो फीचर्स है, भारत ना तो एकात्मक है ना ही संघात्मक है, बल्कि इसका गुण जो है ना वो अर्ध संघात्मक है, अर्थात क्वासी फेडरल है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसका संरचना भले संगात्मक हो, लेकिन इसकी एकता, इसकी आत्मा तो एकात्मक है। और इसी एकात्मकता का बोध कराता है इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 352 से 360 तक हम लोग आपातकालीन के प्रबंधन की व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है। सभी जो पावर हैं, राज्यों के जो पावर है, राज्यों के विषय हैं, वो केंद्र के हाथ में समाहित हो जाते हैं। उसका पूरा तरह से नियंत्रण आ जाता है। औपचारिक संशोधन किए बिना ही, देखिए, औपचारिक संशोधन किए बिना ही हमारा देश संघात्मक ढांचा से ऑटोमेटिक एकात्मक ढांचा में आ जाता है। कितनी विचित्र स्थिति है ना। जी हाँ, ये विचित्र स्थिति है, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, एक बार हुआ भी था, पर लेट इट गो, जाने दीजिए, उसको सबक भी मिल चुका है। अब हम लोग बात करेंगे संविधान में जो आपातकाल है उसके कितने बारे में, उसके बारे में क्या क्या बताया जा सकता है। देखिए, आपातकाल को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपको पता होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर लगता है, जिसको हम आर्टिकल 352 में पढ़ेंगे, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जानते हैं। किंतु संविधान में आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, यूपीएससी का बहुत ही मैजिक वर्ड्स होता है, स्पष्ट रूप से लिख देगा संविधान में आपातकाल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। क्या ये सही है? नहीं, आपातकाल की घोषणा का वाक्य का प्रयोग किया गया है। अगर राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, अर्थात अगर मतलब आपको पता होगा कि राज्य जो है वो संविधान के ढांचा के अनुसार चलता है, अगर वो संवैधानिक नियमों के अनुसार ना चले, केंद्र की बातों को, अगर मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो केंद्र द्वारा लागू होती है, उसको अगर ना माने, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी है वो फेल हो जाता है। और इसके दरमियान राष्ट्रपति शासन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आपको पता होगा भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई आर्टिकल है तो वो है 356। राष्ट्रपाल को किस तरह से एक तरह से कठपुतली की तरह नचाया जाता है। जब जब सरकार बदली है तब तक वहाँ के राज्यपाल ने अपने पद को खोया है, और इससे एक तरह से एक संघात्मक व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर कमज़ोर हुआ है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़े दिन बाद। आज इस वीडियो में मैं स्पेशली 352 में फोकस करूंगा, लेकिन मैं आपको एक तरह से संक्षिप्त, एक तरह से बैकग्राउंड दे रहा हूं पहले। तीसरा वित्तीय स्थायित्व है। जी हाँ, अभी आपको पता होगा कोरोना के काल में पूरी वित्तीय स्थिति चौपट हो चुकी है। पहला क्वार्टर 1 में आपको पता है जीडीपी का -23 समथिंग, और क्वार्टर 2 में आपको पता होगा 7.5। ठीक है, वृद्धि हुई है, लेकिन हम लोग टेक्निकल रूप से रिसेशन में फंस चुके हैं। इस रिसेशन के दरम्यान में कई बातें उठ कर सामने आ रही थी कि क्या भारत वापस पहली बार 360 का सामना करेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा है, हम लोग अपने वित्तीय स्थायित्व को बनाए रखे हैं, अर्थात हमारी साख ठीक है। अर्थात 360 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वित्त स्थायित्व अगर खतरा है तो उसको हम लोग वित्तीय आपातकाल के रूप में जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के क्या आधार हैं, इसके लिए क्या बातें हैं। देखिए, भारत अथवा इसके किसी भी भाग की अगर सुरक्षा को युद्ध हो अथवा बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह का कोई खतरा अनुभव हो जाए या उत्पन्न होने की संभावना भी हो, तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को
राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का पावर प्रदान किया गया है। लेकिन ये बात ध्यान रहे आपको कि ये राष्ट्रपति जो अपना आपातकाल की घोषणा करते हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। 1975 में 38वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रीय युद्ध हो, सशस्त्र विद्रोह हो, बाह्य आक्रमण हो तभी आपातकाल लगेगा। जी नहीं, इसको सुधार दिया गया। अब इसमें कहा गया कि अगर आसन्न खतरा भी लगे, अगर आपको लगता है कि होने वाला है, युद्ध हो सकता है, संभावित खतरा अगर अनुभव हो, तो भी 352 का इस्तेमाल किया जा सकता है और 360 का भी। सशस्त्र विद्रोह ये जो शब्द है, इसके स्थान पर पहले आंतरिक आपातकाल का इस्तेमाल किया था। लेकिन 1976 के 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को भारत के किसी छोटे से हिस्से में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1978 के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आंतरिक शब्द गड़बड़ी को इसको हटा किया और उसके स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह लाया गया है। 1975 का 38वां संविधान संशोधन राष्ट्र आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के बाहर रख रहा था। 1975 से पहले 1975 में 38वां संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने पावर को बरकरार रखना चाहती थी, तो उसको चाहती थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना करे, न्यायालय हस्तक्षेप ही ना करे, इसलिए इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रख दिया गया था। लेकिन शुक्र है कि 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार आती है, उसमें उसने 42वें संविधान संशोधन में जो कुछ भी किए गए थे अधिकांश चीज़ों को उसने पलट डाला और एक तरह से बहुत ही बेहतरीन सुधार की गई। 44वां संविधान संशोधन में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा, अर्थात इसका भी न्यायिक स्क्रूटनी होगी। अगर मानते हो राष्ट्रपति अविवेकपूर्ण से, कोई तार्किक ढंग नहीं है, कोई मतलब सरकार के दबाव में आकर ऐसा करता है, तो उसको न्यायालय का सामना करना पड़ सकता है, करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके संसदीय अनुमोदन की क्या बात है। देखिए, संसदीय अनुमोदन और समय अवधि, संसद दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की अगर उद्घोषणा होती है तो 1 महीने के भीतर ही उसका अनुमोदन हो जाना जरूरी है। दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन होना अति आवश्यक है। पहले यह व्यवस्था 2 महीने की थी, लेकिन इसको 38वें संविधान संशोधन में 1 महीने कर दिया गया। अब आपातकाल प्रत्येक बार अगर आपको लगाना तो एक बार में 6 महीने तक लग सकता है, और हर 6 महीने में आप इसको मतलब कह सकते हैं कि रिन्यूअल करा लीजिए, फिर से अनुमोदन प्राप्त कर लीजिए संसद का, और उसको लगातार अनंत काल तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। 352 को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 356 के बारे में मैं बताऊंगा, 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपातकाल की घोषणा जारी करने के लिए प्रत्येक संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये स्टेटमेंट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। दूसरा बात, उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत तो मिलना ही चाहिए, तभी ये पार हो पाएगा। उद्घोषणा की समाप्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय दूसरे उद्घोषणा से जारी की जा सकती है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति आराम से ऐसा कर सकते हैं, जब चाहे दूसरा उद्घोषणा करें और आपातकाल को वापस ले सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक और व्यवस्था की गई, जिसमें आपातकाल को हटाने की व्यवस्था की गई थी कि यदि लोकसभा का कुल सदस्य का 1/10 अर्थात आप समझते हैं कोरम, अगर स्पीकर से यह आग्रह करे या फिर अगर सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति से आग्रह करे, एक लिखित सूचना दे 14 दिन के अंदर ही अंदर, तो वापस लिया जा सकता है। अब आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव बहुत ही दूरगामी होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपने इसका प्रभाव अगर देखना है तो आप इमरजेंसी पे वीडियो देख लीजिए। जो इंदिरा गांधी का शासनकाल था उसमें कितने मतलब अमानवीय तरीक़ा से लोगों पर अत्याचार किया गया था, सेंसरशिप लाया गया था, नसबंदी प्रथा चली थी, बहुत से अमानवीकृत, जिस पर मतलब कह सकते हैं भारत का काला दिन, काला अध्याय, एक इतिहास का काला चैप्टर है ये। अब तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी हटाना बहुत आसान है, लगाना बहुत मुश्किल है। तो हम बांट सकते हैं, पहला केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार प्रभावित होते हैं, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा का जो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और तीसरा फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे मौलिक अधिकार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेट्स सी, केंद्र और राज्य के संबंध। सबसे पहले तो आपको पता होगा केंद्र और राज्य के 3 संबंध होता है, कार्यपालिका संबंध, विधायिका संबंध और वित्तीय संबंध होता है। तो कार्यपालिका जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, कार्यपालक जो होता है, जो सेंटर का कार्यपालक होता है अर्थात राष्ट्रपति, वो राज्य के कार्यपाल को क्या कर सकता है, आराम से उसको कंट्रोल कर सकता है, उसे अपने अंदर समाहित कर सकता है, और हालांकि उसे निलंबित नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान वित्त स्थिति की बात करें तो संसद जो है राज्य सूची के जो विषय है उस पर भी कानून बनाने का अधिकार रखता है, लेकिन किसी राज्य की विधायिका शक्ति को उसे छीन नहीं सकता है।
जहाँ तक बात एक बात दैट्स इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति राष्ट्र सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यू नो अबाउट द अध्यादेश ऑर्डिनेंस आर्टिकल, लिख दिए कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल कितना है जो अध्यादेश की बात करता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अगर होती है तो राष्ट्रपति और केंद्र राज्यों के मध्य जो करों का जो बंटवारा होता है उसमें बदलाव किया जा सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को इतना पावर है कि उसको जीरो भी कर सकते हैं, धन को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और वित्त वर्ष की समाप्ति तक हालांकि जारी रहता है। आपातकाल जैसे समाप्त होता है ये दोनों ये खराब वापस ले लिया जाता है। अब आते हैं लोकसभा राज्यसभा के विधानसभा के जो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होती है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह सीमा 1 वर्ष से एक बार में अधिक नहीं बढ़ा सकती है, और ये 1 वर्ष हर एक वर्ष करके चाहे कितनों बढ़ाया जा सकता है। यही हाल राज्यों के लिए भी है। मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकार पर प्रभाव के लिए आपको आर्टिकल 359, 358 और 359 को अच्छी तरह से समझना होगा। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। आई वुड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो, बट समथिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। आर्टिकल 358 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होता है तो ऑटोमेटिक जो आपके 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो सारे के सारे ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और जब 359 लगता है तो राष्ट्रपति को ये पावर मिलता है कि राष्ट्रपति जो चाहे मौलिक अधिकार को आपको उसका मौलिक अधिकार सस्पेंशन नहीं होगा, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आप जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाते हैं तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आर्टिकल 20 और 21 को छुआ नहीं जाता, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 20 और 21 को सुरक्षित बना दिया गया। इसे किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जा सकता है। तो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। 352 के बारे में मैंने डिटेल से जिक्र किया। इस वीडियो में आपके इमरजेंसी प्रोविजंस के अगली कड़ी फिर आएगी। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। इफ़ यू लव दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक्स अलॉट वंस अगैन।